आप सबको नमस्कार करता हूं और लगभग आपको पुराना 12-13 साल पुरानी बातें याद दिलाने का प्रयास करूंगा। और उससे पहले मैं पुरानी बातें आपको याद दिलाऊं, मेरा निवेदन है अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन जो होता है उसको भी दबा लें। और यदि आपको लगता है कि किसी और को भी ये 12-13 साल पुरानी बातें याद दिलानी है तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। एक नारा सुना था आपने, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, हम सब हैं अन्ना। और लोग पागलों की तरह से, या समझ लीजिए एक भावुकता की तरह से बहुत भावुक होकर के ऐसा लग रहा था जैसे महात्मा गांधी वापस आ गए हों। और जिन लोगों ने महात्मा गांधी को नहीं देखा था उनको ऐसा लगता था कि शायद उन्हीं की प्रतिमूर्ति हमारे साथ हमारे सामने आ गई है। और उस प्रकार से वो हमने देखा कि जब गांधी रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर जब ये सब आंदोलन हुए, वहाँ पर वो बैठे और बैठ कर के उन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पर पीछे बहुत भव्य सिर्फ महात्मा गांधी जी की मूर्ति उस पर अपने फ्लैक्स पे लगी हुई और बड़े व्यवस्थित तरीके से, जिसमें बाद में ये भी सब शामिल थे, आपके अरविंद केजरीवाल जी वगैरह लेकर के सभी लोग शामिल थे उसमें। जितने लोग वहाँ पे उस मंच का इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने किया। बताया जाता है कि आरएसएस की बहुत बड़ी टीम वहाँ पर लगी थी जिसने खाने का व्यवस्था और सारी जितनी मीडिया की व्यवस्था से लेकर के और जितने भी भोजन पानी की व्यवस्थाएं थी उन सब की व्यवस्थाएं वहाँ पर की। और ऐसा लगता था वास्तव में जो लोग कांग्रेस के लोग थे उनको भी ऐसा लगता था कि ये सरकार जो हमारी है, जो सरदार जी की, हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार है, उसने वास्तव में कुछ ऐसा काम कर दिया जो बहुत बड़ा कोई देश को बर्बाद करने का काम हो गया हो। एक ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस के लोग अपने घर में छिप गए, उनका एक प्रकार से घर में बैठ गए। उनका भी मत ये बना कि हाँ सरकार बदलनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। वास्तविकता ये है कि गलत हुआ या नहीं हुआ ये बहुत बाद की बात रही, लेकिन उस समय माहौल ऐसा बना कि वास्तव में ऐसा लगा कि बापू महात्मा गांधी आकर के इस देश को नई दिशा देने का काम अन्ना हजारे के रूप में कर रहे हैं। उस अन्ना हजारे के रूप में जिन्होंने गांधी टोपी का एक इस्तेमाल करके, और उनकी टोपी पर लिखा होता था मैं भी अन्ना मैं भी अन्ना, मतलब उनकी तो टोपी पे नहीं, लोग दूसरे पहनते थे उन्हीं की उस पर वो सब लोग अपने आप को अन्ना का प्रतिरूप मान करके जगह जगह दिल्ली से लेकर के और छोटे छोटे शहरों तक वो वहाँ पर भारत के झंडे लेकर के एक ऐसा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। ऐसा लगा जैसे किसी को आज़ादी का आंदोलन चल रहा हो और उससे छुटकारा पाना हो। कोई अच्छी बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी। बात एक उठाई गई थी लोकपाल की, और लोकपाल की बात उठा करके और आपको ऐसा लगाया गया जैसे लोकपाल आएगा तो ईमानदार हो जाएंगे सब कुछ और ये सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो जाएगी। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और बहुत सारे लोग ऐसे लोग भी थे जो उस समय भी इस बात से सहमत नहीं थे कि लोकपाल से आने से कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि लोकपाल एक पैरेलल सरकार की या पैरेलल सुप्रीम कोर्ट की तरह से या पैरेलल ईडी की तरह से या पैरेलल सीबीआई की तरह से काम करेगा, तो वो भी उन्हीं संस्थाओं का एक हिस्सा बन जाएगा जिस संस्थाओं में आज भी हमारे देश के ही लोग काम करते हैं। वो हमारे देश के जो स्वतंत्र बॉडी हैं जिसमें चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो उससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा ना, तो हमें तब उम्मीद थी और अब तो बना ही नहीं। वो मोदी जी के आने के बाद तो लोकपाल को ऐसा भुला दिया गया कि आप भी ये भूल गए कि वास्तव में सरकार किस मुद्दे पर बनाई थी। हमने इस मुद्दे पर बनाई थी कि जो 3 मुख्य मुद्दे थे, जिसमें कोल घोटाला, जिसमें बोफोर्स वगैरह के मुद्दे थे, काला धन का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था, लोकपाल का मुद्दा था। ये कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसकी वजह से आपको ये था कि 2G एक घोटाला था जिसको आपको लगा था कि सरकार आएगी मोदी जी की और सब लोग जेल में जाएंगे। और आज की तारीख में यानी कि 2014 से पहले जो सरकार है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो सारे करप्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और उनको आते ही एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जेल में डाल देगा जो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी भगवान की प्रतिमूर्ति है। और उस समय जो आपको लग रहा था वो अन्ना हजारे, उसमें एक ऐसे व्यक्ति लग रहे थे जैसे चाणक्य ने किसी चंद्रगुप्त को तैयार किया था,
तो वो चाणक्य के रूप में आपके सामने लग रहे थे, महात्मा गांधी के सामने लग रहे थे, ऐसा लग रहे थे देश का चिंतन करने वाला कोई व्यक्ति हमारे पास है और वो बुजुर्ग है। और उनके अंतिम क्षणों में हम इस प्रकार से एक उनकी जो वो मैसेज देना चाह रहे हैं उसको हम स्वीकार कर लें कि ऐसा ना हो कि बुजुर्ग व्यक्ति हमारे बीच से चला जाए जो हमें दिशा देना चाह रहा है, कि वो कल को हम ये कहें कि अन्ना ने अंतिम समय में, या सॉरी मैं गलत शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसे बुजुर्ग समय में, ऐसे अपनी उम्र के उस पड़ाव में जिसमें उनको अपने घर में होना चाहिए था, उस उम्र में आकर के उन्होंने जंतर मंतर पर दिन रात बैठ के धरना दिया, उपवास किया और भूख हड़ताल पर रहे। तो उसका जो एक भावनात्मक रूप से जो असर पड़ा वो ये पड़ा कि आपने हमें ये लगा कि नई सरकार वास्तव में चेंज होनी चाहिए और कुछ गलत हो रहा है। बात यह यहाँ तक आई कि लोकपाल आते ही लोकपाल बनेगा और सारे जितने भी भ्रष्टाचार होंगे उस पर लगाम लग जाएगी। भ्रष्टाचार बनेगा, हुआ या नहीं हुआ वो तो आपके सामने आ गया कि सारे लगभग केस खत्म हो गए। दूसरी बात, लोकपाल बना कि नहीं बना वो भी आपके सामने आ गया, नहीं बना। तीसरी बात ये थी कि जो लोकपाल से एक जो पैरेलल जो संस्थाएं थी हमारी, चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी, जो स्वतंत्र चुनाव कराने की एक बॉडी थी, जिसमें एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था कि प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो उसको चुनते थे बड़े निष्पक्ष तरीके से, उसमें भी पार्शलिटी वाला नियम लेके आ गए। आपको ये सब जानकारी है अच्छे से, लेकिन आपको ये सब चीज़ें भुला दी गई। बातें आई थी कि चुनाव में जो पैसा लगता है वो एक काला धन लगता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन यहाँ पर सरकार के बनते ही और उल्टा ऐसा काम कर दिया गया कि पहले तो ट्रांसपेरेंसी होती थी, पारदर्शिता होती थी, लेकिन अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड आकर के ऐसा हो गया कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और भले ही सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद वो नाम उजागर होंगे या नहीं होंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है नहीं कि वो नाम उजागर हो पाएंगे, क्योंकि सरकार कोई ना कोई उस पर बहाना लगा करके अगली तारीख ले लेगी या किसी प्रकार से उसको डिनाई करवा देगी, क्योंकि जिस प्रकार की सरकार है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। अब वो अन्ना कहाँ है कहाँ नहीं है आपको भी याद नहीं है, आप भी याद नहीं करते हैं, आपको भी ये लगता है कि छल तो हो गया है, लेकिन अब कहे किससे, क्योंकि आप तो लुट गए। वो जिस प्रकार से गाना आता था ना कि वो हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जोगी तेरे प्यार में, तो वो जोगी जो बन करके आए थे वो जोगी आपको लूट करके ले गए, आपकी भावनाओं को लूट के ले गए, आपके प्यार को लूट के ले गए, आपकी उन उम्मीदों को ले गए जिसको आपको लगता था कि वो जो कोई बोल रहा था कि 4 लाख करोड़ विदेशों में जमा है, कोई बताता था कि 20,000 करोड़ जमा है, तो किसी को कुछ नहीं पता था कितना है। आज तक वो ना आपके सामने आया है जो स्विस बैंक में जमा है, ना आपको मालूम पड़ा कि वास्तव में वो आएगा या नहीं आएगा, वास्तविकता है कितनी ये भी नहीं आपको मालूम पड़ा। वो बात आपको घुमा दी गई, गोली हो गई। 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें कि उसी सरकार ने, जिस सरकार के ऊपर आरोप लगे थे, उसी सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को, कनिमोझी और डी राजा को जेल भेजा। उनकी बाद में जमानत भी हुई, क्योंकि केस वास्तव में नहीं बन रहा था उनके ऊपर, लेकिन फिर भी सरकार ने दबाव में आकर के, जनता के दबाव में आकर के उनको जेल भेज दिया कि जनता किसी प्रकार से शांत हो जाए। वो थोड़ी शर्म वाली सरकार थी असल में। अब इस बार की जो सरकार आई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी करो, आप कुछ भी कहो, चाहे किसानों के ऊपर गोली चला दें वो, चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि उनको पता है कि जनता के हाथ से हमने सब कुछ छीन लिया है। आज की तारीख में सरकार हम अपने हिसाब से बनाने का हिम्मत रखते हैं। आपकी वोट आएगी तो ठीक, नहीं आएगी तो ठीक। अब समस्या इस बात की आ गई है कि अब उनको बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं मैक्सिमम कि जहां पर उनकी सत्ता नहीं है। तो सत्ता नहीं है तो अब समस्या यह है कि चुनाव आयोग के वहाँ पे कुछ पार्शलिटी कर पाए, या चुनाव आयोग की मदद ले पाएँ, या ईवीएम की जिस पे आरोप लगते हैं उसकी मदद ले पाएँ, कि अगर उसकी होती है मदद किसी प्रकार से, तो उसके लिए उनको अपना तामझाम, उनका अपना जो सरकारी तंत्र है उसकी ज़रूरत है। लेकिन आज स्थिति है कि बहुत सारी राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, तो वहाँ पर जो वहाँ के चुनाव जिला निर्वाचक अधिकारी होते हैं, पर्यवेक्षक पहुँचते हैं, वो सब अपनी मनमानी कर पाएँ, अपने हिसाब से वो सब चीज़ें संभाल पाएँ। जो चुनाव प्रचार के बीच में जो पुलिस का इस्तेमाल है या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल है, वो दूसरे पार्टी कार्यकर्ताओं पे उनको कब्जे में करने के लिए किया जा सकता हो, उसके लिए उनको अपनी सरकार चाहिए मैक्सिमम जगह, अधिकांश जगह, जिससे कि उनका 400 पार का नारा, 370 का नारा वो पूरा हो सके। वो भी ना हो पाए तो कम से कम 300, सवा 300 तक तो पहुंच जाए, जिससे कि उनको मेजोरिटी मिल जाए कि सरकार अच्छे से बना लें। और बना करके और उसके बाद वो अपनी राज्यसभा कंप्लीट करने की तरफ जा ही रहे हैं, तो उसके बाद वो अपने हिसाब से संविधान में बदलाव कर लें, जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको लगती हैं, लेकिन आपको ये सब अच्छे से भुला दिया गया है कि अन्ना कहाँ गए और अन्ना ने क्या आपसे बोला था लोकपाल के लिए, वो भी आपको भुला दिया गया है।
स्विस बैंक में कितना काला धन रखा है वो भी आपको भुला दिया गया है। आपको तो अब वो उन्हीं के प्रचारक आपके आकर के आपके दिमाग में ये भरते हैं कि नहीं, हमने तो वोट हिंदुत्व के नाम पर दी थी। आप, जबकि उस समय हिंदुत्व का कोई मुद्दा नहीं था। उस समय विकास का मुद्दा था, करप्शन मुद्दा था, ब्लैक मनी मुद्दा था, ये सब चीज़ें, और लोकपाल एक मुद्दा बना था। ऐसा लगता था कि लोकपाल आएगा तो सब बहुत सारी चीज़ें एक सरकार के साथ प्रधानमंत्री के पैरेलल खड़ी होकर के उस पर चेक बैलेंस रखने का काम करेंगी। जैसे बहुत सी ऑडिट करने का एक टाइम टू टाइम सभी संस्थाओं में होता है, सरकारी संस्थाओं में ऑलरेडी है वो चेक बैलेंस करने के लिए। लेकिन आपको इस प्रकार से बताया गया जैसे कि आज तक कोई चेक बैलेंस करने वाली कोई संस्था हमारे देश में है नहीं, किसी डिपार्टमेंट पे कोई लगाम नहीं लगती है, जबकि हर जगह ऑडिट होता है तो वो चेक बैलेंस करने के लिए एक प्रकार से उसी प्रकार से काम होता है जैसे लोकपाल के नाम पे आपको भरमाया गया था, आपको गुमराह किया गया था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब समस्या इस बात की है कि इस पर विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, इसमें करना होगा, आपको करना होगा, क्योंकि वोट आपने दी थी, सरकार आपने बनाई थी, गुमराह आप हुए थे। विपक्ष का मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो जो मुझे समझ में आया, विपक्ष तो आप ही हैं, विकल्प इसमें कुछ नहीं कर सकता। विकल्प का मतलब जो दूसरी पार्टी है वो कुछ नहीं कर पाएंगी। अब आप ही को जागरूक होना पड़ेगा। आप नहीं जागरूक होंगे, जैसे 2013-14 में आपको ज़बरदस्ती कई मुद्दों पर किया गया था उस समय, निर्भया कांड को लेकर के कि वो देखो महिलाओं के साथ गड़बड़ हो रहा है, वो देखो घोटाला हो गया, वो देखो क्या बोलते हैं ये लोकपाल नहीं लेके आ रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी बातें होकर के आपको गुमराह किया गया था, उत्तेजित किया गया था, आपको प्रोवोक किया गया था, आपको भावनात्मक रूप से आपको ऐसा कर दिया गया था कि वास्तव में ये सरकार जाए तो सब कुछ राम राज्य आ जाएगा। आज राम राज्य आया या नहीं आया ये आपको ज़्यादा पता है। आप अगर कोई भाजपा से संबंधित कोई व्यक्ति है, वो भले ही हमारे सामने कुछ भी बोले, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा वो ये बात ज़रूर कहता है कि सिस्टम वास्तव में बहुत गलत हो गया है। और ऑन कैमरा भले ही कोई इस बात को कह दे कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमसे अधिक परेशान भाजपा वाले हैं, हमसे अधिक परेशान क्योंकि वो व्यापारी वर्ग से है, हमसे ज़्यादा परेशान वो इसलिए है क्योंकि उसको राजनीति करनी है लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह करनी पड़ रही है, जबकि कांग्रेस के लोग या अन्य पार्टी के लोग, वो लोग इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं जिसका वो एक सामाजिक रूप से उसको एंजॉय करते हैं कि समाज के हित में काम करते हैं और समाज के हित में वो काम करते हुए जनता के बीच में बैठने उठने का काम करते हैं। जबकि भाजपा के लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे बंधुआ मजदूरी करते हुए कॉरपोरेट के लिए काम किया जाता है। और कॉरपोरेट कंपनी जो है अपने जो एम्प्लॉय होती है उसका एक तरह से खून तक निचोड़ लेती है। और जब कई बार अगर आपने देखा भी होगा जो रिटायर हुए होंगे कॉरपोरेट कंपनी से, उससे बहुत कम लोग संतुष्ट मिलेंगे। आपको अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे कि जब तक उनका रिटायरमेंट का समय आता है तब तक वो लोग बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल बहुत ही नेगेटिव हो चुके होते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको सोचना है, क्या होना चाहिए वो भी आपको सोचना है। कांग्रेस क्या कर पाएगी या दूसरी पार्टियां जो भी सपा बसपा या जो भी आरजेडी या तृणमूल या जो भी पार्टियां हैं वो क्या कर पाएंगी वो आपको समझना है। क्योंकि वो लोग सिर्फ लड़ते रहें, मरते रहें या फंसते रहें और आप ये सोच करके हंसी मजाक करते रहें कि ठीक है देखते हैं कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी ने तब किया था जब आप उसके साथ खड़े हुए थे। यह है कि बीजेपी ने आपको गलत तरीके से खड़ा किया, आपको गुमराह किया, आपको इस प्रकार से उत्तेजित किया कि आपने एक तरह से गुमराह होकर के उनको वोट दिए और आज आप उनके जाल में फंस गए हैं। अब आपको उसी जाल से निकलने के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास ना तो इतना साधन है, ना संसाधन है, ना पावर है, ना ताकत है, ना पैसा है, और ना ही उनकी इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं जिस प्रकार से योजना 2009-10 के बाद बीजेपी ने बनाई थी और 11-12-13 में जाके वो इम्प्लीमेंट की थी। तो ये आप ही को सोचना है। अगर आपको लगता है कि मैंने बात सही कही है तो आप इसको वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें और खुद भी सोचें, खुद भी समझें कि देश के लिए आखिर आपको करना है या किसी दूसरी पार्टी को करना है। दूसरी पार्टी सिर्फ आपके लिए एक विकल्प हो सकती है, वरना विपक्ष का जो भूमिका है वो आप ही को निभानी है। जय हिंद, जय भारत।